हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पर। आज का हमारा टॉपिक है मुगल काल की आर्थिक व्यवस्था। मुगल काल साम्राज्य काफ़ी लंबे समय तक चला। बाबर ने जब मुगल साम्राज्य की स्थापना करी 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के बाद, तो उसके बाद 6 बेहतरीन शासक आए। बाबर को उसमें लगा लेते हैं, हम लोग जोड़ लेते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसके बाद जो मुगल सम्राट आते हैं उसको उत्तरकालीन मुगल सम्राट के रूप में हम लोग गिनते हैं, क्योंकि जो मुगल शासक थे काफ़ी कमज़ोर थे, लेकिन ये जो 6 शासक थे काफ़ी मजबूत थे। और 6 में 4 अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब वास्तव में मुगल साम्राज्य के स्तंभ थे। अकबर ने इस साम्राज्य के सपना बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया था। इसमें सभी लोगों को आपस में मिलाकर सभी के धार्मिक सद्भावों को मान रखते हुए अकबर ने हिंदुस्तान पर एक मुगल सल्तनत की मजबूत नींव स्थापित करी। तो अगर जो मुगल साम्राज्य इतने लंबे समय तक चला, क्या बिना बेहतरीन आर्थिक व्यवस्था से इतने लंबे समय तक टिका रह सकता था? तो आपका भी जवाब होगा नहीं। किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी साम्राज्य को, किसी भी देश को टिकने के लिए एक बेहतर आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें कृषि, उद्योग और व्यापार, इन तीनों का काफ़ी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जिस साम्राज्य या जिस देश की भी कृषि व्यवस्था, कृषि प्रणाली अच्छी हो, उसकी इंडस्ट्री अच्छी हो, उद्योग व्यवस्था अच्छी हो और व्यापार एवं वाणिज्य का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो, तो ऐसे जो देश होते हैं, ऐसे साम्राज्य होते हैं, काफ़ी दिनों तक चिरस्थायी होते हैं। तो अब आते हैं हम लोग अपने मूल पॉइंट पर, मुगल काल की आर्थिक व्यवस्था। इसको हम लोग 2 भागों में देखेंगे, क्योंकि ये खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर हो गया है। इसमें कृषि, उद्योग और व्यापार वाणिज्य को देखना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग कृषि को पूरा और उद्योग के कुछ अंशों को देखने का काम करेंगे। बाकी के अगले वीडियो में हम लोगों ने उद्योग और व्यापार वाणिज्य को एक साथ देखेंगे कि कौन ऐसी वस्तु थी जिसका हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न होता था, निर्यात होता था, किस चीज़ का आयात होता था। ठीक है, सबसे पहले मुगलकालीन आर्थिक व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती कहाँ से है, इसकी जानकारी के स्रोत क्या है? तो जानकारी के स्रोत है आईने अकबरी। तो आईने अकबरी है क्या? ये अबुल फजल के द्वारा रचित अकबरनामा, जो अकबर की जीवनी है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। तो इसका तीसरा भाग है आईने अकबरी, और आईने अकबरी को भी 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें अकबर के जहाँ जीवनी, अकबर से साम्राज्य, उसके पूर्वजों की जानकारी मिलती है, वही इसका जो 5वां अंश है आईने अकबरी का, इसमें अबुल फजल की जीवनी भी मिलती है। तो आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अकबरनामा जो अबुल फजल द्वारा रचित है वो 3 भागों में बांटा गया है। अकबरनामा 3 भागों में बांटा गया है, और आईने अकबरी जो अकबरनामा का ही तीसरा भाग है वो भी 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो अब आते हैं मुगल काल के कुछ कृषि उत्पाद। कृषि उत्पाद को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, रबी फसल और खरीफ फसल। तो मुगल काल में रबी फसल की संख्या थी 16 और खरीफ फसल की संख्या थी 25। तो रबी फसल क्या होते हैं और खरीफ फसल क्या होते हैं? तो खरीफ फसल ऐसे फसल होते हैं जिसकी बुआई जून जुलाई में होती है और अगस्त सितंबर तक काट ली जाती है, और ऐसे फसल रबी फसल कहलाते हैं जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो खरीफ फसल में जो बोए जाते हैं वो होते हैं गेहूं, राई, चना आदि, और खरीफ फसल में होते हैं मक्का, चावल, ईख आदि। अब आते हैं, यहाँ पर एक सवाल बनता है, बिहार वासियों के लिए बड़ा सवाल कठिन है कि मक्का जब हम खरीफ फसल में पढ़ते हैं, मक्का को हम लोग खरीफ फसल में गिनते हैं, तो फिर उसको हम लोग रबी फसल में क्यों जाते हैं? क्योंकि बिहार में मक्का का उत्पादन रबी फसल में ही ज़्यादा होता है, खरीफ फसल की अपेक्षा ज़्यादा होता है।
तो बिहार की जलवायु इसी के उपयुक्त है, लेकिन हम इसको खरीफ फसल में ही गिनेंगे क्योंकि इसमें पानी की ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी होती है। सीधा कंसेप्ट समझ लीजिए ना कि ऐसी फसल जिसको ज़्यादा पानी जरूरी होती है उसको खरीफ फसल में गिनेंगे, और ऐसी फसल जिसकी ज़रूरत पानी कम हो उसको हम लोग रबी फसल में गिनेंगे। और खरीफ फसल हो गया ये गर्मी और बरसात की फसल हो गया, और रबी फसल ये ठंड की फसल हो गई। अब आते हैं मुगल काल के प्रसिद्ध खाद्य फसल क्या थे, प्रमुख खाद्य फसल क्या थे। गेहूं, चावल, बाजरा और दाल। ठीक है, खाद्य फसल। अब आते हैं नकदी फसल। नकदी फसल को तिजारती फसल भी कहते हैं, तिजारती फसल भी कहते हैं, और इसे उत्तम फसल भी कहा जाता है। तो इसके 3 नाम हो गए, नकदी फसल, तिजारती फसल और उत्तम फसल। अब एक बात जान लीजिए कि इसको नकदी फसल क्यों कहते हैं, फिर ऊपर वाले को गेहूं चावल को खाद्य फसल क्यों कहते हैं। तो ऐसे फसल जिसका टैक्स कर फसल के रूप में भी देना निश्चित हो वैसे फसल को खाद्य फसल कहते हैं, और ऐसे फसल जिसकी कर आपको सिर्फ और सिर्फ नगद के रूप में देना है ऐसे फसल को नकदी कहते हैं। ये मुगल काल की बात कर रहे हैं, और अभी भी कंसेप्ट वही है, जवाब वही है, लेकिन यहाँ टैक्स आपको किस रूप में चुकाया जाता है, तो समझ रहे हैं किस रूप में। यहाँ भूमि पर टैक्स लगता है, कृषि पर हमारे यहाँ टैक्स नहीं। और ऐसे फसल जिससे हमें बेचकर पैसा आए उसको हम लोग खाद्यान्न के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे फसल को नकदी फसल कहते हैं। तो इसमें क्या आ गए, गन्ना, गन्ना का हम लोग डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते हैं, कपास, नील और रेशम। ठीक है, अब आते हैं आगरा। आगरा के बयाना। आगरा में बयाना एक जगह है, और गुजरात के सरखेज में से सर्वोत्तम किस्म के नील पैदा होते थे, सर्वोत्तम किस्म के नील पैदा होते थे। तो ये नील का जरूरत क्यों हुआ, तो कपड़ों के रंगों के लिए प्राकृतिक नील की जरूरत पड़ती थी। जब तक आपको कृत्रिम नील का आविष्कार नहीं हो गया तब तक हमारे यहाँ कपड़ों को रंगने के लिए प्राकृतिक नील का ही उपयोग किया जाता था, जिसको हम लोग खेतों में उपजाते थे। और यही नील है जो चंपारण में तिनकठिया पत्ती के लिए फेमस हो गया। नील आंदोलन, महात्मा गांधी को यहाँ आना पड़ा, और महात्मा गांधी को अपनी जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत करनी पड़ी चंपारण से। तो बात की बात है, हम लोग जो महात्मा गांधी को पढ़ेंगे तो उस दिन देखेंगे। लेकिन अभी तक नील भारत में भी 2 जगह, जैसे आगरा के बयाना और गुजरात के सरखेज में मुगल काल में उपजाए जाते थे, जो कपड़े को रंगने के काम आते थे। अब आते हैं, जब हम लोग नकदी फसल पढ़ा तो उसमें तंबाकू को क्यों नहीं पढ़ा। अब आते हैं क्यों, क्योंकि तंबाकू में भारत में तंबाकू का आगमन 1604-5 में ही होगा। यह पुर्तगालियों द्वारा लाया जाएगा। भारत में तंबाकू का उपयोग नहीं होता था। यह आपको 1604-5 में पुर्तगाली के द्वारा भारत में लाया जाएगा, जिस समय अकबर यहाँ के बादशाह होंगे। लेकिन अकबर इसी समय 1605 में ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद भारत में तंबाकू का जो सेवन होगा काफ़ी बड़े स्तर पर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उसका उपजना भी शुरू हो जाएगा, जिसके बहुत सारे रोगों को पैदा करेगा। इसलिए जहांगीर ने इसे 1617 ईस्वी में प्रतिबंध लगा दिया। क्वेश्चन बनता भी है कि तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो जहांगीर ने। अब आते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे फसल अभी उपयोग करते हैं, तो ये जो फसल है वो आते कहाँ से फसल आए। भारत में फसल नहीं थे, लेकिन ये आए कहाँ से, तो हमने पढ़ा तंबाकू का आगमन कहाँ से हुआ था, पुर्तगालियों के द्वारा हुआ था। मक्का का आगमन मैक्सिको से आया था। यह आलू हम लोग कहते हैं, इसका नाम है अलग बटाटा, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पेरू से आया था। चावल हमारे यहाँ का मुख्य उत्पाद नहीं है, यह चीन का है, लेकिन वर्तमान में हम इसको मुख्य खाद्य फसल के रूप में उपयोग करते हैं। गेहूं भी हमारे यहाँ का मुख्य फसल नहीं है, यह अभी मध्य एशिया से लाया गया है। चाय यह चीन से लाया गया है। केला यह दक्षिण पूर्वी एशिया से लाया है। ये जो हमारे यहाँ फसल है वर्तमान में काफ़ी मक्का है, आलू है, चावल है, गेहूं है, चाय है, केला है। तो ये जो सारे फसल है, यह जब विदेशी कंपनियां भारत में
आई तो अपने साथ इस फसलों को भी साथ में लाई और भारत में इसको उपजाना शुरू कर दी। धीरे धीरे हम लोग का यह मुख्य खाद्य फसल और पेय पदार्थ हो गया। जैसे चाय, चाय के बारे में तो जानते ही हैं। चाय भले चीन से आया हुआ है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का खपत कहाँ होता है? तो भारत में होता है। एक बार बीपीएससी में सवाल भी आया था कि भारत में से सबसे अधिक निर्यात किस चीज़ का होता है? तो अधिकतर लड़कों ने मारा था चाय। लेकिन आप लोग इस बात को भली भांति जानिएगा कि भारत में चाय का उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन खपत भी सबसे ज़्यादा होता है, निर्यात काफ़ी कम होता है। तो उस समय एक और ऑप्शन थे सूती वस्त्र, तो भारत से सूती वस्त्र का उत्पादन निर्यात ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो सारे फसल है कहाँ से लाए गए? यह देश देख रहे हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, चीन से, मध्य एशिया से, चीन से चाय, दक्षिण पूर्वी एशिया, ये आप लोग नोट करेंगे। और ये सब विदेशी कंपनियों के द्वारा भारत में लाए गए थे। अब आते हैं तंबाकू पर प्रतिबंध। हमने ऊपर लिखा भी है, चलिए यहाँ लिखा भी है। 1617 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर ने लगाया था। वैसे जहांगीर खुद शराबकारी था, लेकिन वह तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने में भी आगे था। अब आते हैं मुगल शासकों ने खेती के विकास के लिए अग्रिम ऋण दिया, जिसको तकावी ऋण कहते हैं। तकावी ऋण मतलब अग्रिम ऋण, अग्रिम ऋण। ये अग्रिम ऋण यानी कि तकावी ऋण खेती के विकास के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि किसान जो होते हैं, हमारे यहाँ की जो किसानी व्यवस्था है, यह काफ़ी शोचनीय है। क्योंकि जब भी किसान खेती करते हैं तो ऐन मौके पर उनको पैसे की अभाव हो जाती है, जिससे वह बीज, अच्छे खाद, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई का प्रबंध नहीं कर पाते, जिससे उसकी फसलें खराब हो जाती है। इसी कारण शासकों ने किसानों को अग्रिम ऋण देना शुरू किया, जिसको तकावी ऋण कहा गया। हमारे यहाँ भी भारत में आधुनिक काल में भी केसीसी दिए जाते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा किसानों को अग्रिम ऋण दिए जाते हैं फसल के बेहतरी के लिए। उस समय जनसंख्या कम थी, जमीन अधिक थे, भूमि अधिक थी, इसीलिए नई भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए बनकटी तरीका अपनाया गया। नई भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए बनकटी तरीका अपनाया गया। जंगल को काट कर सफाया करके उसको उपजाऊ भूमि के रूप में तब्दील करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। शाहजहां के शासनकाल में 1630 और 32 में भयंकर अकाल पड़ा था। शाहजहां के शासनकाल में 1630 एवं 32 में भयंकर अकाल पड़ा था। वो एरिया था दक्कन और गुजरात। दक्कन और गुजरात में भयंकर अकाल पड़े थे और काफ़ी बुरी स्थिति हुई थी इस एरिया की। यही कारण है कि यहाँ के जो किसान थे राजस्व देने में सक्षम नहीं हुए। यही कारण है कि शाहजहां ने 70 लाख का राजस्व माफ कर दिया। और उसके बाद शाहजहां को इस बात का भली भांति आभास हुआ कि इस अकाल को समाप्त करने के लिए क्यों न सिंचाई नहरों का निर्माण किया जाए, उसका विस्तार किया जाए। यही कारण है कि शाहजहां ने सिंचाई सुविधा हेतु नहर निर्माण पर काफ़ी जोर दिया और 2 नहरों का निर्माण एवं पुनर्निर्माण करवाया। जैसे पहला है नहर ए फैज, आपको रावी नदी से लाहौर तक इसका निर्माण कराया गया। दूसरा है नहर ए साहिब या नहर ए शाह। कहते हैं यह नहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था, जिसका शाहजहां ने पुनर्निर्माण करा के फिर से कार्यशील बना दिया। और शाहजहां का काफ़ी योगदान रहा सिंचाई की सुविधा का विस्तार करके खेती को लाभदायक बनाने में। अब आते हैं मुगल काल के किसान को 3 भागों में बांटा गया है। कृषक वर्ग को 3 भाग में बांटा गया है। खुदकाश्त
किसान, पाही कास्त किसान और मुजारियान किसान। अब ये तीनों किसान की खासियत क्या है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले खुद कास्त किसान। सबसे पहले खुद कास्त किसान। खुद कास्त किसान उसी गांव के भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी होते थे। उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी होते थे। कहते हैं एक प्रकार से देखा जाए तो जिस गांव में रहते थे उसी गांव के खेती पे ये खेती करते थे। अब तो एक प्रकार का इन अस्थाई अधिकार होता था, माने जब तक वह अपने मालिक को भूमि के मालिक को नियमित रूप से कर अदा करेगा तब तक वो भूमि पर बना रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से अस्थायी रूप था उसका। अब आते हैं कि यदि किसान जिस भूमि पर खेती करता था अगर स्वयं खाद, बीज एवं सिंचाई आदि का सुविधा प्रबंध करता था तो उपज का 1/3 भाग टैक्स के रूप में खेत के मालिक को देना होता था। कितना? 1/3 भाग। अगर किसान स्वयं खाद, बीज, सिंचाई आदि का सुविधा प्रबंध करे तो जो भूमि का मालिक होता था उसको तो कुछ लगा नहीं, सिर्फ खेत लगा, तो खेत के टैक्स के रूप में उपज का 1/3 जमीन के मालिक को देना होता था। किसको? किसान को। अगर खुद कास्त स्वयं बीज आदि का प्रबंध करता तो किसान को उपज का 2/3 भाग देना होता था कर के रूप में। वर्तमान में भी अधिकतर क्षेत्रों में यह सुविधा उपलब्ध है। अगर इस मामले में जिसकी भूमि है वह आपको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा दे, बीज दे दे, उर्वरक दे दे, तो उस भूमि पर जो खुदाकस्त किसान खेती करते थे तो उसको उपज का 2/3 जमीन के मालिक को और 1/3 खुद मेहतना के रूप में रखता था। अगला किसान है पाही कास्त। पाही कास्त वे किसान जो दूसरे गांवों में जाकर अस्थायी रूप से बटाईदार के रूप में खेती करते थे। इनकी स्थिति भी अच्छी थी लेकिन इनके पास उतनी भूमि नहीं होती थी जिससे वे खेती कर सके और उससे जीविका का उपार्जन कर सके। यही कारण है कि दूसरे गांव में, पास वाले गांव में जाकर बटाई पर जमीन को लेकर खेती करते थे। लेकिन अगर इनकी स्थिति ठीक हो जाए तो अपने जमीन के मालिक को उपहार देकर, भेंट देकर खुदाकस्त किसान बन सकते थे। अगर इनका सौभाग्य अच्छा रहा, इनकी स्थिति अच्छी हुई तो, यानी कि यह पाही कास्ट से खुद कास्ट किसान बन सकते थे। अगला है कृषक वर्ग मुजारियान। इनके पास काफी कम भूमि होती थी। इनका जो परिवार होता था उस भूमि पर भी अपना पूरे श्रम का उपयोग नहीं कर पाता था, यानी कि भूमि काफी कम पड़ती थी और उससे उसका जीविकोपार्जन भी संभव नहीं था। यही कारण है कि यह खुद कास्ट की जमीन को किराए पर लेकर खेती करते थे। लेकिन इनकी स्थिति ऐसी थी कि कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए यह मुजारियान ही रहेगा, यह कभी भी खुद कास्ट किसान नहीं बन सकता था। यही दोनों में अंतर है पाही कास्ट और मुजारियान में। इसमें पाही कास्ट की अगर सुविधा स्थिति अच्छी हुई तो यह खुद कास्ट किसान बन सकता था, लेकिन मुजारियान में कि कितनी भी स्थिति अच्छी हो क्यों ना हो जाए, लेकिन यह मुजारियान ही रहेगा, कभी भी खुद कास्ट किसान नहीं बन सकता था। आ रही बात समझ में आप लोगों को? अब कृषि का यहीं पर समापन हो गया। अगला है
आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत उद्योग। अब जिस देश की इंडस्ट्री, जिस साम्राज्य की उद्योग व्यवस्था अच्छी होती है उसकी आर्थिक व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी होती है। तो हम लोग का जो अगला है वो उद्योग के बारे में पढ़ना है। मुगल काल में रुई का उत्पादन तथा सूती वस्त्र निर्माण में प्रसिद्ध है भारत से सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का निर्यात होता था। ये आप लोग भली भांति जानते हैं। इसी सूती वस्त्र के इतना प्रचार प्रसार हुआ कि कहते हैं यूरोप के घरों में पर्दे से लेकर अंडरवियर जो चड्डी कहते हैं वहाँ तक बेडशीट से लेकर हर कपड़े इंडियन होते थे। इतनी महीन होती थी, इतनी अच्छी कारीगरी होती थी इन सूती वस्त्रों पर, इतनी अच्छी क्वालिटी होती थी इनकी कि पूरे विदेशों में भारतीय सूती वस्त्रों की काफ़ी मांग होती थी। यही कारण है कि रुई के उत्पादन में, सूती वस्त्र के निर्माण में भारत काफ़ी प्रसिद्ध था। और इसके प्रमुख उत्पादक केंद्र थे आगरा, बनारस, पाटन, जौनपुर, बुरहानपुर, बंगाल, मालवा। अब आते हैं कपड़ों को रंगने के लिए भी रंगसाजी उद्योग थे, जहां पर कपड़ों को रंगा जाता था। तो रंगसाजी उद्योग का देख लीजिए यहाँ पे, ये दो प्रमुख सेंटर थे, अयोध्या और खानदेश। हमारे यहाँ के जो रेशम के कपड़े होते थे काफ़ी बेहतरीन होते थे और मलमल के लिए तो पूरा विश्व प्रसिद्ध था ही। अभी भी हमारे यहाँ जो देखे जाते हैं कि ढाका का मलमल, ढाका, अभी जो ढाका है वो कहाँ है? बांग्लादेश में है। उस समय ढाका भी हमारे इंडिया में, क्योंकि बंटवारा के बाद वो चला गया। और ढाका का मलमल का वास्तव में विश्व प्रसिद्ध अभी भी है। रेशम के कपड़े और मलमल के लिए प्रसिद्ध उत्पादक केंद्र ढाका, लाहौर, आगरा और गुजरात, इन 4 जगहों पर बेहतरीन रेशम के कपड़े और मलमल के कपड़े का उत्पादन होता था और इसका निर्यात होता था। इतना होने के बावजूद भी भारत में रेशम कपड़े का आयात भी होता था, जो कि मुगल शासकों के लिए होता था। निर्यात भी हो रहा है और आयात भी हो रहा है रेशम कपड़े का। ठीक है, अब आते हैं कालीन। फूलदार कालीन का उत्पादन होता था मुल्तान में और ऊनी कालीन का उत्पादन होता था कश्मीर में। देख रहे हैं भारत के भिन्न भिन्न भागों में उत्पादन का यह सेंटर है। हर भाग में कुछ न कुछ उत्पादन हो रहा है। यानी कि देखेंगे तो उद्योगों का क्या था? विकेंद्रीकरण था। हर जगह रोजगार थे, हर जगह लोग अपने अपने रोजगार में लगे रहते थे, खुश रहते थे, आमदनी का जरिया था। कहीं भी उद्योगों का एक जगह पर केंद्रीकरण नहीं था। शासक के द्वारा भी उद्योगों के विकास पर काफी काम किया गया। कहते सूती वस्त्र का जो उद्योग था वो राज्य के नियंत्रण में ही रहता था। जहांगीर ने अमृतसर में ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना ही करी। देखिए जहांगीर खुद ऊनी वस्त्र का उद्योग लगा रहा है, कहाँ? अमृतसर में। और भारत में निर्मित कपड़ों को केलिको कहा जाता था। भारत में निर्मित कपड़ों को क्या कहा जाता था? केलिको। चमड़े का उद्योग भी भारत में काफी उन्नत था। चमड़े का जूता हो, चमड़े का थैला हो, चमड़े का कपड़ा हो, चमड़े से बहुत सारे सामान अभी भी बनाए जाते थे, प्राचीन काल में बनाए जाते थे। घोड़े पर जो रखे जाते हैं वो चमड़े का ही बनता था। तो बहुत सारे वस्तुएं चमड़े का बनते थे। और भी बहुत सारे उद्योग हैं जिसका वर्णन करेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग उद्योग के कुछ बचे हुए शेषों और तथ्यों के और व्यापार और वाणिज्य का भी अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि मुगल काल में किस वस्तु का आयात होता था, किस वस्तु का निर्यात होता था। तो हम लोग इसका अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।